हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डिमांड फॉर मनी के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मनी का मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो कैश और दूसरा बैंक डिपॉजिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया में जो आरबीआई है, आरबीआई ने सपोज़ कुछ करेंसी मतलब कुछ कैश इशू किया है इकोनॉमी में। ये हमारा इकोनॉमी है, इसके अंदर आरबीआई ने कुछ कैश इंट्रोड्यूस किया है। अभी देखिए, ये कैश जब हमारे इकोनॉमी में आएगा तो दो फॉर्म में रह सकता है। एक तो या तो लोगों के पास में कैश के रूप में रहेगा, या तो लोग उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, अभी अज्यूम कीजिए कि बैंक्स जो है हमारे इकोनॉमी के अंदर, दे आर ओनली टेकिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिपॉजिट्स का काम चालू है और अभी ये कोई लोन या क्रेडिट वगैरह अभी तक नहीं दे रही है। सिर्फ इतना अभी तक ध्यान में रखिए। हम लोग आगे देखेंगे कि क्रेडिट से मनी क्रिएशन कैसे होता है, मतलब ये जो आरबीआई जो सप्लाई की है उसे मनी क्रिएशन कैसे होता है। अभी के लिए आप कंसिडर कीजिए कि आरबीआई ने जो सपोज से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ इकोनॉमी में डाले हैं, तो ये 100 रुपीज़ में से कुछ कंपोनेंट या तो लोगों के पास कैश फॉर्म में होगा या तो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया रहेगा। ठीक है, सो मनी विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स वॉट एवर द आरबीआई हैज सप्लाइड। नाउ व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई इज बेसिकली अवर सेंट्रल बैंक। सो आरबीआई इज अवर सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारे देश का जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। द इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी और विच मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। हर देश में होता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए, अभी होता क्या है कि सेंट्रल बैंक डायरेक्टली पब्लिक को तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं करती है, मतलब डायरेक्टली पीपल और सेंट्रल बैंक के बीच में यहाँ पे रिलेशन नहीं है। तो बीच में इंटरमीडियरी बोल के कौन आते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कमर्शियल बैंक्स। सो देर आर अदर बैंक्स ऑल्सो, यू मे आर्ग्यू दैट देर आर कोऑपरेटिव बैंक्स। वो जब हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए कंसिडर कीजिए कि देर आर कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमी। सो आरबीआई से पैसा कमर्शियल बैंक्स में जाएगा और कमर्शियल बैंक से लोगों के पास जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो कमर्शियल बैंक से कुछ लोग लोन लेंगे, कुछ लोग डिपॉजिट्स करेंगे। तो इस तरह से इकोनॉमी का सर्कल पूरा होता है। देखिए, अभी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, पहले हम लोग क्विकली देख लेते हैं। एक तो है कि इट सप्लाइज करेंसी, जैसा हमने देखा। ये जो करेंसी जो सप्लाई करती है आरबीआई, वो उसको बोलते हैं हम फिएट मनी। देखिए, फिएट मनी का मतलब होता है कि करेंसी, देखिए करेंसी आखिर है क्या? इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, राइट? इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ का नोट है। ये 2000 रुपीज़ के नोट्स के पेपर की वैल्यू 2000 है क्या? लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी ये करेंसी का वैल्यू 2000 है, इसका वैल्यू 2000 है। इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ द पीस ऑफ पेपर इज़ नॉट दैट, बट व्हाट इज़ रिटन ऑन इट, एंड देयर इज़ अ सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर, राइट? आरबीआई गवर्नर का वहाँ पे सिग्नेचर होता है विद अ प्रॉमिस। देयरफॉर इट इज़ नोन एज फिएट मनी। फिएट मनी मतलब द मनी विच हैज़ अ फोर्स ऑफ सम इंस्टीट्यूट, दैट इज़ आरबीआई, विच हैज़ अ फोर्स ऑफ सम लॉ, विच हैज़ अ प्रॉमिस एसोसिएटेड विद इट। इसलिए इसको फिएट मनी बोलते हैं। मतलब उसका गोल्ड या सिल्वर की तरह इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको फिएट मनी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीगल टेंडर्स भी बोल सकते हैं। देखिए, जो हमारे करेंसी होते हैं उसको लीगल टेंडर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आरबीआई का काम क्या है? एक तो मनी को सप्लाई करना, दूसरा इसका काम हो गया मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। जैसे देर आर सो मैनी डिफरेंट वेज इन विच आरबीआई कैन कंट्रोल मनी सप्लाई, वो भी हम देखेंगे मॉनिटरी पॉलिसी लेक्चर में। और थर्ड होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज माने, देखिए अभी सपोज इंडिया और यूएस के बीच में यदि कोई लेन देन हो रहा है तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया ने यदि यूएस को कुछ पेमेंट करना है तो डॉलर में करेगा, या फिर यूएस इंडिया को कुछ पेमेंट करेगा तो रुपीज़ में करेगा मे बी। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जो मैनेजमेंट होता है ये भी आरबीआई करता है। तो दीज आर द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो इसी को बेसिकली हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अभी इशू ऑफ करेंसी, ये सबसे मेजर फंक्शन है। तो देखिए, जो करेंसी आरबीआई इशू करता है, जैसे आरबीआई ने जो
करेंसी के नोट्स इशू किए हैं, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़। अभी 1000 रुपीज़ तो नहीं है, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़ का नोट, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, वॉट एवर। तो ये सब कुछ होता है करेंसी। अभी करेंसी को हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। आपको सिर्फ ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। व्हाट इज़ हाई पावर्ड मनी? तो जो करेंसी, जो हार्ड कैश जो आरबीआई इशू करता है उसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। उसको रिजर्व मनी भी बोला जाता है और उसको मॉनेटरी बेस ऑफ द इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो आपको बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि आरबीआई जो करेंसी इशू करता है टोटल, उसको मॉनेटरी बेस ऑफ द इकोनॉमी, रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी बोला जाता है। अब आइए, अब हम देखते हैं कि मनी का क्रिएशन कैसे होता है बैंकिंग सिस्टम से। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बोला था कि यहाँ पे आप अज्यूम कीजिए कि बैंक अभी सिर्फ डिपॉजिट ले रहा है, इसलिए जो आपका मनी है वो सिर्फ कैश और बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में है। लेकिन जब बैंक उसका क्रेडिट बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे लोन देना लेना जब स्टार्ट करता है, तो इकोनॉमी में और मनी क्रिएट होता है। मतलब आरबीआई ने सपोज 100 रुपीज़ सप्लाई किए हैं इकोनॉमी में, लेकिन एक्चुअल मनी सप्लाई इकोनॉमी में उससे ज़्यादा हो जाता है। उसके पीछे रीज़न होता है ये क्रेडिट। अब हम देखेंगे उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। सो हाउ मनी इज़ क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फिक्शनल एग्जाम्पल बनाया है। फिक्शनल एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। इसके अंदर आप एक अज्यूम कीजिए कि देर इज़ नो करेंसी, ओके, देर इज़ नो सेंट्रल बैंक, देर इज़ नो करेंसी। मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि क्रेडिट मतलब लोन से, क्रेडिट या लोन से मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होता है, वो मैं ये सिंपल एग्जाम्पल से आपको बताऊँगा। तो अज्यूम कीजिए कि ये इकोनॉमी के अंदर कोई करेंसी नहीं है और देर इज़ ओनली वन वैल्यूएबल गुड विच इज़ नोन एज गोल्ड। लोगों के पास में गोल्ड है। अब लोगों के पास में जो गोल्ड है वो सपोज इस इकोनॉमी में, इस कंट्री में से देर आर 5 पीपल, दिस 5 पीपल आर देयर। इन 5 लोगों ने क्या किया है, अब वो लोग सोचते हैं कि ये गोल्ड रखने के लिए हमारे पास में जगह नहीं है, तो उनके इकोनॉमी में या उनके शहर में देर इज़ अ पर्सन ए फॉर एग्जाम्पल who is ready to keep their 100 kg of gold with him and in return he gives them some papers और या फिर कुछ रिसिप्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने डिपॉजिट किया 10 kg, इस पर्सन ने डिपॉजिट किया 30 kg, इसने किया 20 kg। इस तरह से सपोज इन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट किया है टोटल 100 kg ऑफ गोल्ड। इस पर्सन ने उनको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कुछ पेपर्स इशू कर दिए कि हाँ, आपका मेरे पास में 10 kg है, आपका मेरे पास में 30 kg है, 20 kg है। इस तरह से इन लोगों के पास में वो पेपर्स आ गए, रिसिप्ट्स आ गई। अब ये पर्सन के पास में गोल्ड यहाँ पे उसके सेफ में डिपॉजिट है, उसके पास में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो गोल्ड को सेफली रख सकता है। इन लोगों के पास में वैसी सेफ जगह नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम लोग इसको ये 100 kg गोल्ड दे देते और हम लोग इसके बदले में हमको पेपर रिसिप्ट मिल रहा है कि जब भी हम ये पेपर रिसिप्ट प्रोड्यूस करेंगे, सो दिस पर्सन विल हैव टू रिटर्न अस द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो अब देखिए अब आगे क्या हो रहा है। अभी ऐसा हो रहा है कि अब ये जो 5 पर्सन है इकोनॉमी में, ये एक दूसरे के साथ में लेन देन करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास में मिल्क है, इसके पास में व्हीट है, इसके पास में क्लॉथ है, तो दे विल जस्ट ट्रांजैक्ट अमंगस्ट ईच अदर। ये इससे कुछ लेगा, इसको कुछ देगा, इस तरह से। अभी होगा ऐसे कि इनके ट्रांजैक्शन को स्मूथन करने के लिए ये लोग गोल्ड से नहीं बल्कि ये जो पेपर रिसिप्ट है इससे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ व्हीट की कीमत है 0.05 से ग्राम ऑफ गोल्ड। तो 0.05 ग्राम ऑफ गोल्ड के हिस्से का जो कमर्शियल पेपर होगा या रिसिप्ट होगा वो इसके बीच में एक्सचेंज होगा फॉर 1 kg ऑफ व्हीट में। उसी तरह से सारे ट्रांजैक्शन इकोनॉमी के ये पेपर या रिसिप्ट से चल रहे होंगे और इस पर्सन के पास में ये 100 kg ऑफ गोल्ड यहाँ पे सेफ है। अब देखिए इकोनॉमी में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे देयर इज़ अ सप्लाई ऑफ 100 kg ऑफ गोल्ड। 100 kg ऑफ गोल्ड मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर है। मतलब अभी जो भी लेन देन हो रहा है इन लोगों के पास में टोटल जितने भी पेपर्स है उसकी टोटल वर्थ कितनी है, 100 kg ऑफ गोल्ड है ना, क्योंकि इन्होंने 100 kg ऑफ गोल्ड यहाँ डिपॉजिट किया था। सो दे हैव द इकोनॉमी हैज़ द टोटल मनी सप्लाई ऑफ वर्थ 100 kg ऑफ गोल्ड। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। Now for example there is a 6th person who is coming to the economy, who is entering the economy। अब ये 6th person को ये जो एक और जो पर्सन था उस इकोनॉमी में ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल ये पर्सन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल पर्सन नंबर 1 से इस पर्सन ने कुछ लिया था, मतलब जैसे उसने कुछ व्यवहार किया था और उसके बदले में उसने प्रॉमिस किया था कि आई विल पे यू 25 kg ऑफ गोल्ड, ओके। But this person does not have 25 kg of gold as of now. So what he will do is
ही विल गो टू दिस ए पर्सन, दिस बैंकर, ये जो यहाँ पे हम इसको बैंकर बोलेंगे ये वाला. सो दिस पर्सन हैज़ द डिपॉजिट ऑफ 100 kg ऑफ गोल्ड विथ हिम. ओके, अब वो क्या करेगा, उसमें से 25 kg गोल्ड इसको दे देगा और उसको बोलेगा कि तू मुझे कुछ प्रॉमिस लिख के दे कि आफ्टर से 6 months और 1 year यू विल रिटर्न मी द 25 kg ऑफ गोल्ड अलॉन्ग विथ सम इंटरेस्ट. तो मुझे तू सपोज फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट इज 100 ग्राम, सो यू विल रिटर्न मी 25 kg ऑफ गोल्ड अलॉन्ग विथ 100 ग्राम ऑफ एक्स्ट्रा गोल्ड आफ्टर 1 year. तो इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया. Now what happens, this person got this 25 kg of gold and he gives it to this person number 1. इसका लोन हो गया यहाँ पे. अब ये पर्सन सोचेगा कि मैं 25 kg गोल्ड का मैं क्या करूँगा. सो नाउ दिस पर्सन विल डिपॉजिट दिस 25 kg गोल्ड अगेन टू this banker person, this A person, and in return obviously again this person will have to, A will have to give him the receipts worth 25 kg of gold. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ इकोनॉमी में. इनिशियली मैंने बताया आपको कि इकोनॉमी के अंदर 100 kg ऑफ गोल्ड वर्थ का मनी सप्लाई था. अब यहाँ पे मनी सप्लाई कितना हो गया, पहले से 100 kg गोल्ड मनी सप्लाई था लेकिन और 25 kg वर्थ का मनी सप्लाई हो गया. इतने पेपर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए ना इकोनॉमी में. ठीक है, मतलब द रिसिप्ट्स वर्थ 25 kg ऑफ गोल्ड आर नाउ एडेड टू द इकोनॉमी एंड इट इज़ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉमिस टू रिटर्न. सो सी दिस इज़ हाउ, इसीलिए उसको क्रेडिट बोलते हैं. क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है विश्वास. हम जो लोन जो बोलते हैं, लोन को क्रेडिट भी बोला जाता है. तो क्रेडिट का मतलब होता है विश्वास. तो देखिए यहाँ पे प्रॉमिस टू रिटर्न, इसके बेसिस के ऊपर ये 25 kg वर्थ ऑफ गोल्ड का मनी सप्लाई एक्स्ट्रा हो गया है इकोनॉमी में. सो दैट इज़ हाउ द क्रेडिट क्रिएट्स मनी इन द इकोनॉमी. नाउ द मनी सप्लाई हैज़ इंक्रीज्ड बाय 25 kg. देखिए व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें क्या हुआ. अर्लियर डिपॉजिट्स वर 100 kg, now it has become 125 kg, so the money supply has increased. Now you tell me what happened. Initial 100 kg of gold में से ही वो बैंकर ने 25 kg उसको लोन दिया with a promise to return, and this 25 kg was again added back to this entire 100 kg गोल्ड का उसके पास में जितनी टोटल वैल्यू थी. तो ये हो गया प्लस 25 kg. ठीक है, सो टोटल गोल्ड बिकेम 125 kg. टोटल गोल्ड 125 नहीं हुआ, टोटल कमर्शियल पेपर्स 125 kg वर्थ ऑफ गोल्ड के हो गए. टोटल गोल्ड तो उतना ही घूम रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इनिशियली मॉनिटरी बेस ऑफ द इकोनॉमी इज़ 100 kg, उसमें 25 kg एक्स्ट्रा ऐड हो गया. तो यहाँ से हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है मनी क्रिएशन का. देखिए एक तरह से यहाँ पे मनी क्रिएट हो रहा है, 25 kg वर्थ ऑफ गोल्ड का मनी एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट. सो क्रेडिट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट. बट कैन अ बैंक क्रिएट इनफाइनाइट मनी, ये भी एक क्वेश्चन है. क्या इस तरह से ये आदमी ऐसे इनफाइनाइट मनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकता है अगेन एंड अगेन? बिकॉज सी इसके पास तो 125 kg गोल्ड हो गया अभी. तो ये 125 kg गोल्ड में से अगेन ही विल से लैंड 50 kg ऑफ गोल्ड, अगेन इट विल बी डिपॉजिटेड बैक टू हिम. सो 175 kg ऑफ गोल्ड हो जाएगा. अगेन 175 में से सपोज वो 100 kg लोन कर रहा है, तो इस तरह से तो मनी सप्लाई बढ़ता जाएगा ना इकोनॉमी में. सो कैन ही डू इट इनफाइनाइटली? नहीं. सो उसके एक्चुअली इन द आइडियल सिनेरियो ही कैन क्रिएट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी. बट जब इनफाइनाइट मनी सप्लाई हो जाता है तो इन्फ्लेशन विल ऑल्सो बिकम इनफाइनाइट, इन्फ्लेशन विल ऑल्सो राइज, इट विल ऑल्सो शूट. सो बेसिकली इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व्स आ जाता है जो RBI बैंक्स के ऊपर इम्पोज करता है. तो उसमें जैसे जो बैंक में जितना भी डिपॉजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में जो पर्सन A था उसके पास में 100 kg डिपॉजिट्स था, तो 100 kg में से उसको कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज उसको इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा और कुछ फॉर्म उसको स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्म में रखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल CRR से इफ़ इट इज़ 10%, SLR से 20%, तो उसको टोटल 30% उसको रिजर्व रखना पड़ेगा एक सेंट्रल बैंक में. नाउ दिस सेंट्रल बैंक हैज़ टू the central bank will ask for 30% of this total deposits with him, that is 100 kg में से 30% this person will have to keep reserve with the central bank, and he has only 70 kg of deposits now, 70 kg of deposits which can be loaned. okay, अभी इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी वजह से इनफाइनाइट कैसे नहीं हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज CRR हमारा 20% है और SLR सपोज 0 है. ठीक है, कंसिडर कीजिए कि द रिजर्व रिक्वायरमेंट इज़ 20% विच इज़ 0.2. ओके,
नाउ देखिए राउंड 1 में क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट्स थे 100 रुपीज़, उसमें से उसको रिजर्व रखना पड़ेगा 20% विच इज़ 20 रुपीज़। द लोन दैट कैन बी मेड इज़ 80 रुपीज़। नाउ सपोज वो बैंक ने 80 रुपीज़ का लोन कर दिया। अब ये लोन वो जो पर्सन आएगा, जैसा मैंने उस एग्जांपल में बताया, ही विल कम एंड डिपॉजिट इट बैक। सो नाउ द बैंक हैज़ 180 रुपीज़। नाउ आउट ऑफ दिस 180 रुपीज़ 20% has to be kept as reserved. So 20% of 180 is 36 and the rest amount 64 can be lent to, then in the third round होगा उसके पास में वो 64 lend करेगा तो 180 प्लस 64 हो जाएगा। फिर इसका जो टोटल कंबाइंड अमाउंट होगा विच इज़ लाइक 244 का 20% उसको यहाँ पे डिपॉजिट रखना पड़ेगा, वॉट एवर विल द रिमेनिंग अमाउंट दैट विल बी लेंड। इस तरह से वो फाइनली उसके पास में ओरिजिनल जितना एक्चुअल में उसके पास में रिज़र्व था 100 kg का इनिशियली, उतना जब तक वो पूरा रिज़र्व एज अ रिज़र्व नहीं रख देगा तब तक वो लैंड ये साइकिल चलती रहेगी, तब तक वो लैंड करता रहेगा। एंड 100 kg और 100 रुपीज़ इज़ 20% ऑफ 500। सो मैक्सिमम दैट ही कैन गो, that he can that the maximum deposit that the bank will have is rupees 500 and he will have to keep at during this time 20% of 500 which is 100 and he can lend 400। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी क्योंकि अभी उसका सारा 100 kg ऑफ गोल्ड या 100 रुपीज़ जो भी उसको डिपॉजिट था वो सेंट्रल बैंक में रखना पड़ रहा है। बट देखिए यहाँ पे मनी क्रिएशन 500 का हो गया है। द इकोनॉमी नाउ हैज़ 500 का मनी क्रिएशन। देयरफॉर 100 रुपीज़ के मॉनेटरी बेस से, इसको हम मॉनेटरी बेस बोलते हैं, 100 रुपीज़ के मॉनेटरी बेस से इकोनॉमी में मनी क्रिएशन हो रहा है 500 रुपीज़ का। ओके तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, मनी इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड, मनी मल्टीप्लायर। एंड व्हाट इज़ अ मनी मल्टीप्लायर हियर, 100 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच इज़ 500, इट इज़ बेसिकली 5। सो मनी मल्टीप्लायर इज़ 5 यहाँ पे। ठीक है, अभी हम आगे के लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी और ये सब और भी डिटेल में ये सारी चीज़ें देखेंगे। CRR, SLR ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये हम लोग सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बट ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है कि इकोनॉमी में क्रेडिट की वजह से मनी क्रिएशन किस तरह से होता है। थैंक यू।